हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोइकियोमेट्री। लास्ट क्लास में स्टोइकियोमेट्री हम लोगों ने शुरू किया था। जल्दी से 2 से 3 मिनट में उसका रिवीजन करते हैं। यह स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री मोल कॉन्सेप्ट का एक टॉपिक है जिसमें हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन में जो कैलकुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। यानी केमिकल रिएक्शन को लिखना, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करके फिर उसमें जो कैलकुलेशन है, उसमें जो इन्वॉल्व होगा, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं स्टोइकियोमेट्री में। अब फिर से एक केमिकल रिएक्शन लिख करके जल्दी से उस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करते हैं। है कि नहीं, देखोगे। जैसे मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिया, कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हमने ले लिया। फॉर एग्जांपल C2H4 गैस है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल जो स्टेट होगा जस्ट उसके बाद में लिख देते हैं, जी का मतलब गैस। O2 के साथ इसका रिएक्शन हुआ, एक एरो डालते हैं। लेफ्ट वाला जो भी है वो उसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट है। राइट साइड में लिखा CO2 गैस, ये प्रोडक्ट मिला। N+H2O, L का मतलब लिक्विड। फिजिकल स्टेट सबका लिख दिया। लेफ्ट वाले को रिएक्टेंट, राइट वाले को प्रोडक्ट कहते हैं, ये मैं बता चुका हूं। अब ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। सबसे पहले किसी भी केमिकल रिएक्शन को, क्वेश्चन को करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, उसका जितना एटम लेफ्ट में होगा उतना ही राइट में होगा। इसका मतलब ये होता है। शुरू करते हैं यहां से। कार्बन का इधर 2 एटम है, इधर कितना CO2 में कार्बन है लेकिन एक ही एटम है। किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कार्बन का यहां पर 2 एटम हो गया। मतलब पूरे कंपाउंड के पहले लिख देते हैं उस डिजिट को, उस नंबर को। अगला है हाइड्रोजन। कितने एटम है? 4 एटम है। इधर कितना है? H2O में हाइड्रोजन है लेकिन 2 ही एटम है। 2 से गुना कर दिया तो इसके भी, हाइड्रोजन के भी 4 एटम हो गए। यानी हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और कार्बन भी बैलेंस हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन का एटम्स बैलेंस हो गए। अब आगे देखते हैं। ऑक्सीजन है, इधर में 2 एटम है। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का काउंट करते हैं, 2 दूना 4, और यहां पर 2। H2O में 1, 2 H2O का मॉलिक्यूल है तो 2, तो 2 और 2 दूना 4, 6। तो ये क्या करे जिससे कि ये भी 6 हो जाए? 2 एटम था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। जितने भी एलिमेंट्स थे सब बैलेंस हो गया। बाय इंस्पेक्शन काउंट करके ना, मल्टीप्लाई करके नंबर से उसको बैलेंस कर लेते। तो रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। रिएक्शन बैलेंस हो गया, और एक बार रिएक्शन जब बैलेंस हो गया तो बैलेंस करने के लिए जो आपने नंबर को लिखा उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जो 3 है ना, उसको बोलते हैं ST, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो C2H4 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, O2 का 3 है, CO2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, और H2O का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया। पढ़ते कैसे है? तो ऐसे सिखाया था बच्चे। इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1, इसका 3, इसका 2 और इसका भी 2। तो ऐसे पढ़ते हैं। 1 मोल C2H4 का मोल 3 मोल HO2 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट करेगा, तो CO2 का 2 मोल मिलेगा और H2O का भी 2 मोल मिलेगा। मतलब प्रोडक्ट बनेगा, प्रोड्यूस होगा, और रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। ये पढ़ना सिखाया था, है कि नहीं। अब ये मोल के जगह पर मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। यानी अगर मोल लिखा, अगर ये मॉलिक्यूल लिखते तो 1 मॉलिक्यूल C2H4 का 3 मॉलिक्यूल O2 के साथ रिएक्ट करेगा, तो 2 मॉलिक्यूल CO2 का देगा और 2 ही मॉलिक्यूल H2O का भी प्रोड्यूस होगा, बनेगा। मोल लिख रहे हो तो मोल, और मॉलिक्यूल लिख रहे हो तो मॉलिक्यूल। ये जिसको पढ़ने आ गया, क्वेश्चन करने आ गया। बाएं से दाएं पढ़ सकते हो, दाएं से बाएं पढ़ सकते। अगर कोई कहे कि इस रिएक्शन में CO2 का 2 मोल प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मिनिमम O2 का कितना मोल चाहिए? 3 मोल।
इसके 2 मोल के लिए इसका 3 मोल। H2O का 2 मोल अगर प्रोड्यूस करना है तो इस रिएक्शन में उसके लिए मिनिमम C2H4 कितना चाहिए? 1 मोल। अब C2H4 के अनुसार O2 भी होगा, लेकिन जिसके बारे में पूछा वहां से डायरेक्ट कनेक्शन लगा देंगे। यहां से यहां जा सकते, यहां से यहां, किसी का किसी से स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लिए। अगर क्वेश्चन में मास दिया तो सर्वप्रथम उस मास को हम लोग चेंज कर देते हैं मोल में, और फिर जैसे क्वेश्चन कर रहे थे वैसे ही करना शुरू करते हैं। तो भाई ये लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसका रिवीजन था। अब इसी को कॉन्सेप्ट को आगे न्यूमेरिकल के हेल्प से फिर आज भी हम लोग समझेंगे, है कि नहीं? तो एक न्यूमेरिकल हम लोग यहां पर ले रहे हैं फिर से। आज जो न्यूमेरिकल है वो कुछ इस तरह से है, देखोगे सब ध्यान से। न्यूमेरिकल से चीजें समझना बड़ा आसान हो जाता है कि नहीं? एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कैलकुलेट number of mole, mass and volume of CO2 gas produced at STP। STP का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। STP की बात कर रहा तो उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम के लिए STP की बात कर रहा है। मास के लिए STP नहीं, मोल के लिए STP नहीं, लेकिन किसके लिए? वॉल्यूम के लिए STP की रिक्वायरमेंट है। STP पर कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा? किसका? CO2 गैस का। When 1 kg of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड होता है, एस का मतलब सॉलिड, डिकम्पोज करने का मतलब टूटता है, डिसोसिएट करता है, डिकम्पोज करता है, ब्रेक करता है, सब बात सेम है। क्वेश्चन में कहता है कि 1 किलो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड लिया तो CO2 गैस का कितना मोल प्रोड्यूस होगा, कितना मास प्रोड्यूस होगा, और CO2 गैस का कितना वॉल्यूम होगा STP पर। मान लो कि आंसर लीटर में दिया है, लीटर में आपको निकालना है, तो रिएक्शन लिखते हैं। तो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट ये अकेला ही है जो कि यहां दूसरे किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, बल्कि डिसोसिएट कर रहा है, ये टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। पढ़ते पढ़ते बहुत सारा रिएक्शन याद भी हो जाता है। इनऑर्गेनिक में तो रिएक्शन ही रिएक्शन पढ़ोगे, कैल्शियम कार्बोनेट वाला तो 9वां 10वां पढ़ोगे। जब इसको हीट करते हैं तो ये टूटता है, किसमें? CaO सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, और CO2 गैस में टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है। अब इसके बारे में जानकारी दिया, इसके बारे में पूछता है रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? पहले चेक करेंगे लिख करके। कैल्शियम का 1 एटम, इधर भी 1 एटम, कार्बन का 1 एटम, इधर भी 1 एटम, और ऑक्सीजन का 3 एटम, यहां पर 1 एटम और 2 एटम, 3 एटम, यानी ये रिएक्शन कंप्लीटली बैलेंस है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। कैसे पढ़ोगे भाई? जिसको पढ़ने आता है उसको करने आता है। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 जब कंप्लीटली टूटेगा, रिएक्ट करना नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? टूटेगा, डिसोसिएट करेगा, तो 1 मोल CaO का मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड का, और 1 ही मोल CO2 गैस का मिलेगा। ये जिसको पढ़ने आ गया समझ लो कि करने आ गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट का क्वेश्चन में मोल दिया कि मास दिया? मास दिया। तो क्या सिखाया था? अगर मास दिया हुआ है तो उसको कन्वर्ट कर लो मोल में, और मोल कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ना, बहुत दिनों सिखा रहे हैं। क्या फॉर्मूला? अगर मास दिया तो मास को हमें डिवाइड कर देना है, किससे? मोलर मास से। कैपिटल M का मतलब मोलर मास। मास किस में होना चाहिए? ग्राम में होना चाहिए, बोले तो नहीं होना। किस में दिया? किलो में। इस किलो को ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। कभी भी मास किलो में दे या दूसरे यूनिट में दे तो उसको हमें ग्राम में कन्वर्ट कर लेना होता है। यानी बेसिकली मास है 1000 ग्राम, और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का, सबका एटॉमिक मास जोड़ देंगे। रफ में ऐसे लिख लिया कैल्शियम कार्बोनेट बच्चे, और कैल्शियम कार्बोनेट का
मोलर मास, कैपिटल एम का मतलब मोलर मास, कैल्शियम का 40, एटॉमिक मास दिया रहेगा, पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाना चाहिए। इनऑर्गेनिक वाले सर बहुत दिनों से बोले होंगे, सब याद कर लो। कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 दिया 48, 3 एटम है, सबको जोड़ा तो ये 60 और 40 हो गया 100। 100 क्या, ग्राम पर मोल, मोलर मास लिख रहे हैं तो यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल। यानी बेसिकली 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो इसका नंबर ऑफ मोल मिल गया 10 मोल के बराबर। दूसरे शब्दों में यह कह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट का 10 मोल लिया गया, मास दिया था ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, मोलर मास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। अब तो ये क्वेश्चन पुराना वाला क्वेश्चन जैसे पढ़ के करते हो वैसे ही हो गया। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट का CO2 का 1 मोल देगा तो 10 मोल कितना मोल देगा, यहां से सीधे सीधे पढ़ लिया बच्चे। 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल तो 10 मोल, 10 मोल CO2 गैस का प्रोड्यूस करेगा, 10 मोल आंसर हुआ। एक आंसर तो यही हो गया कि 10 मोल प्रोड्यूस होगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड का पूछता तो भी 10 मोल, 1 मोल 1 मोल देगा तो 10 मोल 10 मोल। जिसका भी पूछे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से जैसे पढ़ते थे, यूनिटरी लॉ से पढ़ करके और उसको कैलकुलेट कर लेंगे, है कि नहीं। अब मोल आ गया, एक आंसर आया, इसका मास भी पूछा, ये तो तुमको खूब कैलकुलेट करने आता है। मास से, मोल से मास कैसे निकालते हैं, मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मोलर मास, जिसका मोल है, किसका मोल है, CO2 का। तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 दूना 32, इसका मोलर मास 44। ये तो बहुत बार सिखाया। इतना क्या, ग्राम, यानी कि 440 ग्राम मास CO2 का प्रोड्यूस होगा। पीछे जो कॉन्सेप्ट सिखाया था कि मोल मिला मास निकालना है, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मोलर मास एटॉमिक मास का सम। और क्या पूछता है, वी का मतलब वॉल्यूम। एसटीपी पर 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, बहुत बार सिखाया। तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर और मोल है 10, गैस है तो 10 से गुना कर दिया तो हो गया 224 लीटर के बराबर। यह आपका आंसर हो गया। मास भी मिला, मोल भी मिल गया, और अगर गैस है एसटीपी पर उसका वॉल्यूम पूछे तो एसटीपी पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है, तो 10 मोल के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 224 लीटर आंसर आ गया। तीनों ही आंसर आपके पास मिल गए। चलो स्क्रीनशॉट लो, और ऐसे भी मैं सारा वीडियो रिकॉर्ड करके और ऐप पर अपलोड कर देता हूँ, जिसका छूट जाए किसी कारणवश तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन लाइव क्लास कभी ना मिस करें, लाइव क्लास में ही सीखते हो। अगर बहुत अर्जेंट था, क्लास नहीं कर पाए, तभी आप अपलोड वाला वीडियो देखें या रिवीजन के लिए देखें। लाइव क्लास में हर चीज़ आप सीखते हैं, बढ़िया से अटेंटिव रहते हो, प्रिपेयर्ड रहते हो कि हमें वो क्लास पढ़ना है, एकदम बिल्कुल मेंटल वहीं पर रहता है, क्लास की तरह ही है। नोट कीजिए इसको। चलो एक और न्यूमेरिकल से समझते हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझना ही तो है। जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो न्यूमेरिकल में किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, ये बढ़िया से आपको सीख लेना है। और मैंने आपको बोला है कि कहीं पर किसी को डाउट हो जाए, व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, हम आपको बताएंगे। किसी तरह का भी डाउट हो तो आप फ़ोन कर सकते हैं। सर नंबर क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर हमारा तो है ना यार, तो वहाँ से नंबर तुम्हारे पास है ही हमारा, फ़ोन कर सकते हो। मुझे फ़ोन करने के लिए आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी को फ़ोन मत, डायरेक्ट मुझे फ़ोन कर सकते हैं आप। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखोगे सब ध्यान से। कैलकुलेट number of mole, mass and volume of O2 gas at STP required
which will completely react with 56 ग्राम ऑफ C2H4 गैस होता है C2H4 इथिलीन। क्या क्वेश्चन में कहता है O2 गैस की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, मोल कितना होगा, मास कितना होगा, वॉल्यूम। मोल मिल गया तो बाकी दोनों भी मिल जाएगा। जो कि O2 गैस C2H4 के साथ 56 ग्राम ऑफ C2H4 के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाए। रिएक्शन लिखना पड़ेगा, यानी C2H4 और O2 का आपस में रिएक्शन हो रहा है। टू रिएक्ट विथ का मतलब क्या, इन दोनों का आपस में रिएक्शन हो रहा है। तो देखो, ऐसा रिएक्शन जिसमें कि कोई एक कंपाउंड O2 के साथ रिएक्ट करता है उसको कंबशन भी कहते हैं। दहन, कंबशन का एक प्रोसेस जो होता है ना, किसी भी सब्सटेंस का रिएक्शन किसके साथ, O2 के साथ, यानी बेसिकली ये एक रिएक्शन कंबशन का है, दहन का रिएक्शन है। C2H4 है जो कि गैस है, किसके साथ रिएक्शन, O2 गैस के साथ रिएक्शन। ये O2 गैस के साथ किसी भी कंपाउंड के रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन। ऐसे भी लिख सकता था कि C2H4 का O2 के साथ कंबशन हो रहा है, या C2H4 का इतने मोल के लिए O2 गैस इतने मोल बर्न करने के लिए, बर्निंग का हो या कंबशन का हो, दोनों बात क्या हो गया, सेम हो गया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्निंग जो होता है उसको कंबशन कहते हैं। क्या देगा, CO2 गैस देगा। धीरे धीरे रिएक्शन भी लिखने आ जाना चाहिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन O2 के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उसका प्रोडक्ट जो मिलता है वो CO2 और H2O मिलता है। हाइड्रोकार्बन सिखाया था, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड, और इस प्रक्रिया को O2 के साथ रिएक्शन को बोलते हैं कंबशन। ये पढ़ते पढ़ते रिएक्शन का नाम भी याद हो जाना चाहिए, ये कंबशन रिएक्शन है। प्रोडक्ट भी हो जाना चाहिए, हाइड्रोकार्बन O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 और H2O देगा। जनरली कंबशन जब होता है तो नॉर्मल यानी 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो मानेंगे कि रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा है। तो रूम टेम्परेचर पर H2O का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड, H2O लिक्विड, इसीलिए H2O को लिक्विड स्टेट में लिखा। कुछ भी टेम्परेचर मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर ले लेते हैं, लेकिन H2O को लिक्विड। लेकिन STP भी कह रहा, और STP पर, अब STP पर, STP का मतलब क्या, टेम्परेचर डिफाइंड है, प्रेशर डिफाइंड, इसमें तो STP लिख दिया। तो STP पर भी ना कहे तो H2O लिक्विड के फॉर्म में ही लेना है आपको। STP पर भी H2O को लिक्विड के फॉर्म में ही लेना है। अब क्या करें, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। सिखाया था रिएक्शन को बिना बैलेंस, रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, आप इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते बिना बैलेंस किए हुए। पढ़ने के लिए रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। कैसे बैलेंस करोगे बच्चे, कार्बन का 2 एटम अभी बैलेंस करना आते आते सिखाया, यही रिएक्शन लिया था। इधर 2 एटम, यहां भी 2 होना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन का 4 एटम, H2O लिखा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 दूना 4 एटम, हाइड्रोजन का भी हो गया। अब ऑक्सीजन लास्ट में, यहां तो है नहीं, यहां है 2, यहाँ इधर कितना, 2 दूना 4 और 2 6, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बैलेंस हो गया। ये बैलेंसिंग आज पहला जो एग्जाम्पल रिवीजन के लिए लिया, यही वाला एग्जाम्पल लिया था, बैलेंस कर दिया। बैलेंस होना मस्ट है, बैलेंस जो नहीं किया उसका न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होगा। अब पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे। 1 मोल C2H4 का यदि 3 मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मोल CO2 का देगा और 2 मोल H2O लिक्विड का देगा। अब किसके किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया उसी को खाली पढ़ना है, बाकी को भूल जाना है। पूछता है कि मोल O2 का मास और वॉल्यूम O2 का STP पर कितना चाहिए जिससे कि 56 ग्राम C2H4 के साथ कंप्लीट रिएक्ट हो जाएगा। अब दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए, यानी ये मास दिया तो इसका मोल कन्वर्ट कर लेंगे, मोलर मास डिवाइड कर देंगे, मोल मिल जाएगा। तो 1 मोल के लिए 3 मोल, 1 मोल के लिए 3 मोल, तो इतने मोल के लिए कितना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, O2 का मोल आ गया, मोल आ गया, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा, और जितना मोल आएगा 12.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मन ही मन क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो, दिमाग में सोच लो, लिखने में कितना टाइम जाता है। तो सर्वप्रथम क्या काम है इसका, हम लोगों ने मास दिया हुआ था तो मास को डिवाइड कर दिया मोलर मास से, तो क्या मिल गया, नंबर ऑफ मोल मिल गया। मोल का ही फॉर्मूला होता है ना, मास अपन मोलर मास। अब ये मास क्वेश्चन में तुम्हारे पास दिया है 56 ग्राम, इसका मोलर मास कैसे, कार्बन 12 दूना 24,
कार्बन का 12 एटॉमिक मास, तो 12 दूना 24, और हाइड्रोजन का 1, तो 4 एटम है, तो 12 दूना 24 और 4 28, सबको आना चाहिए। 12 दूना 24 और 4 28, 28 से डिवाइड कर दिया, क्या मिला? मोल, नंबर ऑफ मोल मिल गया। इतने मोल मिले, यानी कितना मोल है? 2 मोल है क्या? 28 दूना 56, 2 मोल। यानी इनडायरेक्टली कह रहा है कि 2 मोल C2H4 कितने मोल O2 के साथ रिएक्ट करेगा। अब तो बड़ा आसान है, यहां से यहां डायरेक्टली ही पढ़ सकते हो। 1 मोल के लिए 3 मोल, 1 मोल के लिए 3 मोल, 1 मोल के लिए 3 मोल, तो 2 मोल के लिए 6 मोल, यानी 6 मोल। 6 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है, 6 मोल O2 की रिक्वायरमेंट है। ऐसे ही बस पढ़ के ही हो जाता है। अब आपको मोल मिल गया तो यहां से मास मिल गया। मास कैसे निकालते हो? मोल में मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। किसका मोलर मास? किसका मोलर मास? जिस कंपाउंड का मोल आया। O2 का मोलर मास कितना होता है? 16 दूना 32, 2 एटम ऑक्सीजन का, 16 दूना 32, 32 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये इतना मास तुम्हारे पास आ गया। सर ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? अरे 3 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल O2 का मिल गया है। ये 3 इस्तेमाल हो चुका है। अब मोल O2 का मिला, 3O2 का नहीं बल्कि O2 का, कंपाउंड O2 है ना। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तुमको हेल्प किया नंबर ऑफ मोल ढूंढने में कि O2 का कितना जरूरत है। अब इसका मोल मिल गया 3 दूना 6, इसका 3 गुना, तो मोल से मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारे पास मास मिल गया। अब और क्या? V का मतलब क्या? वॉल्यूम, लीटर में। सर यूनिट किस में पूछेगा? वॉल्यूम का ऑप्शन दिया रहेगा ना। आपको लीटर में कन्वर्ट करने आता है, लीटर को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने आता है। अभी यहाँ पर लीटर में आएगा। क्या फार्मूला? 22.4 में मल्टीप्लाई करते हैं, जितना मोल है, कितना मोल प्रोड्यूस हुआ? 6 मोल, तो इतना लीटर आंसर आ जाएगा। एल का मतलब लीटर। सर अगर H2O का पूछता कि ये इतना और इतना रिएक्ट किया तो H2O का कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस होगा, तो क्या H2O का भी जितना मोल होता 22.4 से मल्टीप्लाई करते? नहीं, केयर शुड बी टेकन। CO2 का करते, गैस है, ये गैस है, सबके लिए वॉल्यूम अगर STP पे निकालना है तो जितना मोल है उसमें 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन लिक्विड हो या सॉलिड हो तो 22.4 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, है कि नहीं। लिक्विड और सॉलिड का वॉल्यूम पूछता है तो मास को डिवाइड कर देंगे डेंसिटी से। डेंसिटी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। ऐसे पानी का डेंसिटी तुमको रटा हुआ है 1 ग्राम पर ml, तो आंसर तुम्हारा इतना ही हो गया। O2 का मोल मिल गया, O2 का मास मिल गया और वॉल्यूम मिल गया। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो इसमें। बोलो बेटा जयप्रकाश। सर अगर C2H4 का मास यहाँ पे नहीं देता तो O2 का मोल 3 ही ना रहता। नहीं, O2 का मोल देखो यार, किसी का भी मोल तो कितना भी हो सकता है ना, 3 ही मोल नहीं रहता। सर मानते हैं अगर सर किसी का भी मास ना दिया हो, मास ही ना दिया हो और उसको सिंपली हम बैलेंस किए हो, हाँ, तो सर अगर मानते हैं सिंपली इसको बैलेंस करते तो O2 का मोल 3 ना रहता। बच्चे पहले कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझेगा। किसी का मोल कितना रहता ये डिपेंड करता है कि उसका दूसरे वाले का कितना मोल लिया गया है। मोल तो हम पे तुम पे डिपेंड कर रहा है कितना मोल कौन ले लेता है। पढ़ने में काम आ रहा है बच्चा, ध्यान से सुनो जयप्रकाश। 3 मोल रहता नहीं बल्कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ये कहने का अर्थ हुआ। इसका C2H4 का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कितना जयप्रकाश? 1 है। O2 का स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन कितना जयप्रकाश? 3 है। तो इसका अर्थ हुआ कि इसका 1 मोल इसके 3 मोल के साथ रिएक्ट करता, यानी इसका 1 मोल होगा तो इसका 3 मोल होना ही होना पड़ेगा। लेकिन अगर इसका 2 मोल होगा तो इसका 6 मोल होगा। तो सर कुछ लिखा हुआ नहीं रहता, जब लिखा हुआ नहीं था तो किसी को पता ही नहीं कितना मोल लिया गया। एक दे देगा तभी तो दूसरा पता कर सकते हैं। हाँ, जब लिखा हुआ नहीं है तो पढ़ते ऐसे हैं जैसे एक कलम का दाम 3 रुपया है, एक कलम का दाम 3 रुपया है,
सर कुछ नहीं लिखा रहा था 3 रुपया ले, अब तो डिपेंड करता है तूने कितना कलम खरीदा, लेकिन स्टेटमेंट क्या कर रहा है, एक कलम का दाम 3 रुपया है। आप तो कितना कलम खरीदा उसके अनुसार तुम्हारे पास दाम लगेगा। इसका 1 इसके 3 के साथ रिएक्ट करेगा, इसका 2 इसके 6 के साथ, यानी इसके अनुसार ये रेशियो फिक्स हो गया, ये 1 तो ये 3, ये इसका 3 गुना। अब कुछ नहीं लिखा तो पढ़, कुछ नहीं लिखा तुम्हें पता ही नहीं, कुछ नहीं तो सिर्फ पढ़ सकते हैं कि इसका 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल, इसका 6 मोल, 1:3। बात समझ में आ रही है? अब अकेले ही कितना मोल ले, अकेले कैसे कितना मोल लेगा, तुम्हारा 3 हमारा 6 उसका 15, कुछ भी मोल ले सकते हैं। O2 कहीं से लाया, जो मोल है ले लिया। अब इसका 3 मोल तो इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट करेगा। पढ़ने के लिए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट काम आ रहा है, पढ़ने के लिए कितना मोल लिया गया हो तो क्वेश्चन में देगा ना। कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 मोल नहीं लेते। ऐसे नहीं पूछेगा कि C2H4 को रिएक्ट करने के लिए O2 का कितना मोल चाहिए। ये तो C2H4 का मोल पर डिपेंड करेगा, इसका अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा, है ना। पढ़ने में काम है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब जरा देखो बच्चे, तो इस तरह से हम लोगों ने स्टोइकियोमेट्री का कुछ बेसिक प्रॉब्लम लिया, और स्टोइकियोमेट्री अब आता रहेगा। स्टोइकियोमेट्री जो रिएक्शन वाला क्वेश्चन है ना, वो खत्म नहीं हो गया, ये आता ही रहेगा। अब जब तक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते रहोगे तब तक ही नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री में कोई भी टॉपिक पढ़ते रहोगे तब तक ये आपका केमिकल रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री जो हम लोगों ने पढ़ा वो कभी साथ छोड़ने वाला नहीं। ये एक सिंपलेस्ट केस था जिसमें कि हमने आपको रिएक्शन को लिखना और कौन किसके साथ कितना रिएक्ट करेगा, प्रोडक्ट कितना मिलेगा, ये पढ़ना सिखाया। ये कंप्लीट रिएक्शन वाला केस था। क्या सर ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं भी हो सकता? बिल्कुल। मान लो कि हमने N2 लिया और H2 लिया, N2 जयप्रकाश लिया और H2 जो है वो कोई और बच्चा लेकर के आ गया, है कि नहीं, विवेक लेकर के आ गया। H2 जितना मन था घर से वो लाया, जयप्रकाश को जितना मन था उतना मोल ले लिया, किसका, N2 का। दोनों का अपना अपना मोल लेकर के आ गया। आपस में बात नहीं किया था तो कुछ भी मोल ले सकता है ना, तो उस केस में 100% रिएक्शन नहीं हो सकता है पार्शियल हो। तो एक केस ले रहे हैं पार्शियल रिएक्शन का, देखोगे ध्यान से, केस ऑफ पार्शियल रिएक्शन, ये लिखना बढ़िया से समझोगे। पार्शियल रिएक्शन का मतलब आंशिक रिएक्शन, 100% रिएक्शन नहीं हो रहा। जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो 100% आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, तो उसको कहते हैं पार्शियल रिएक्शन, है कि नहीं। दाल बनाया, चावल बनाया, आधा ही दाल खाया आधा ही चावल खाया, तो दाल भी बच गया चावल भी बच गया। जो भूखा है दोनों पूरा का पूरा खा लेगा। दाल और चावल का रेशियो मान लो कि जो रेशियो होना चाहिए उसी रेशियो में बना था। यानी कि हो सकता है कि कंप्लीट रिएक्शन नहीं हो, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल रिएक्शन, उसको लिखने आना चाहिए। देखोगे सब ध्यान से, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज करता, उसको समझ में नहीं आता कि ये कैसे लिखा जाता है। बड़ा सरल होता है। आज एकदम बिल्कुल समझ करके ही जाना है आप लोगों को बच्चे। पार्शियल रिएक्शन, इसका उपयोग हर जगह आएगा, वो तो सिंपलेस्ट केस लिए थे। T=0, देखो हम ऐसे लिखते हैं T=0, इसका मतलब इनिशियली, शुरुआत में, इनिशियली कहते हो ना। T=0 पर पार्टिकल यहां पर था, फिजिक्स पढ़ते हो ना, यानी कहां पर, शुरुआत में। जब N2 और H2 को जस्ट मिलाया गया था उस समय N2 का कुछ मोल ले लिया गया था, A मोल, कुछ वेरिएबल ले लिए, A मोल ले रहे हैं, ध्यान रहे क्या ले रहे हैं, मोल, और H2 का B मोल ले लिया। तो शुरुआत में रिएक्टेंट को मिला, प्रोडक्ट शुरुआत में नहीं था। ध्यान से सुनोगे, रिएक्टेंट का A मोल और जो रिएक्टेंट H2 है उसका B मोल, N2 का A मोल और H2 का B मोल। NH3 T=0 पर कितना था? जब रिएक्शन शुरू ही हुआ, या कहो दोनों को जस्ट मिलाया, उस समय शुरुआत में तो रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट तो था ही नहीं। तो T=0 का मतलब शुरुआत में सिर्फ रिएक्टेंट था, प्रोडक्ट नहीं बना था। प्रोडक्ट NH3 का अमाउंट कितना नहीं था, मतलब 0 मोल। अब जरा देखो, आफ्टर पार्शियल जब रिएक्शन हुआ, आफ्टर रिएक्शन, और कैसा रिएक्शन, पार्शियल, RxN लिख रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब क्या, रिएक्शन R × N मत पढ़ना बच्चा, रिएक्शन के लिए शॉर्ट फॉर्म RxN लिख दिया।
तो जब रिएक्शन हुआ वो भी कैसा, पार्शियल, 100% रिएक्शन नहीं हुआ। 100% रिएक्शन होने के लिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पहले तो ये दोनों कोई ना बचे तो रेशियो 1:3 का ही होना चाहिए, लेकिन ये हमको रेशियो पता ही नहीं, तो वेरिएबल है ए और बी, कुछ भी हो सकता है, 10 मोल 20 मोल कुछ भी हो सकता है। अब मान लो कि इसमें से x मोल गया, देखो खर्चा हुआ x मोल, लिया कितना था a मोल, खर्चा कितना हुआ x मोल, ये x मोल क्या N2 का रिएक्ट किया, रिएक्टेड, तो यह अकेला तो रिएक्ट करेगा नहीं भाई, ये रिएक्ट करेगा तो ये भी रिएक्ट करेगा। अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ने के काम में आता है कि इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो इसका 3 मोल करेगा, इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल। इसका कितना खर्चा हुआ, कितना रिएक्ट किया x मोल, तो इसका कितना खर्चा होगा 3x, एक कलम का दाम 3 रुपया, तो x का कितना हो जाएगा 3x, तो ये भी खर्च होगा, H2 भी रिएक्ट करेगा कितना 3x, तो माइनस कर दिया 3x, मतलब ये रिएक्ट कर गया, इसका x रिएक्ट किया तो ये 3x रिएक्ट किया। देखो घेर दे रहे हैं, ये जो रिएक्ट किया वो कैसे कैलकुलेट करो, पढ़ करके, इसका 1 मोल इसका 3 मोल तो इसका x मोल जाएगा तो इसका 3x मोल जाएगा, सिंपल है। इसका बनेगा कितना किसी से भी डिसाइड कर सकते हैं, ये जो रिएक्शन होता है वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जितना आप दाल और चावल खाएंगे उसी से तो एनर्जी मिलेगी, जो फ्रिज में रख करके आगे बचने के बाद उससे भी एनर्जी लेते हो नहीं, तो प्रोडक्ट जो एनर्जी है वो कहां से मिलेगा, जो आपने खाया। तो प्रोडक्ट ये जो बनेगा कहां से बनेगा, ये जो रिएक्शन हुआ इनका आपस में रिएक्शन हुआ, यही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ये x गया 3x गया तो ये कितना बनेगा, पढ़ करके 1 मोल 2 मोल, 1 मोल 2 मोल, यहां से N2 का 1 मोल NH3 का 2 मोल देगा, तो इसका कितना जा रहा है x मोल, तो x से कितना जाएगा 2x, प्लस 2x लिख सकते हैं या सिंपली 2x लिख सकते हैं। ये बनेगा, प्रोडक्ट बनता है और रिएक्टेंट रिएक्ट करता है। ये इतना प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस्ड, पहले 0 था, 0 में इसमें ऐड कर देंगे तो कितना, इतना ही प्रोड्यूस्ड हुआ, तो ये पार्शियल रिएक्शन हुआ। ध्यान सुनो, यानी इतना लिखना सीख गए, हम फिर से सिखाएंगे। नीचे में आफ्टर रिएक्शन ये जो बच गया उसको लिखते हैं, इतना रिएक्ट किया, लिया कितना था a मोल, तो बच कितना गया a - x, यानी अब यहां से यहां तक देखो हम घेर रहे हैं, यहां से यहां तक a - x, इतना लेफ्ट अनरिएक्टेड, इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट अनरिएक्टेड, मतलब बच गया। ये कितना लिया था b, रिएक्ट कितना कर गया 3x, तो b में से 3x को घटा दिया, तो b - 3x लेफ्ट अनरिएक्टेड, कौन सा H2 का, 3x चला गया, b लिए थे तो b - 3x इतना बचा हुआ रह गया, लेफ्ट अनरिएक्टेड मतलब बचा हुआ रह गया, रिएक्ट करने के बाद इतना रह गया, जो बचा हुआ रह गया उसको नीचे में अब लिख रहे हैं आफ्टर रिएक्शन, कितना N2 का रह गया कितना H2 का, और माइनस जो है वो रिएक्ट कर गया, ये इसका x तो इसका 3x, इसका अगर 1 मोल जाएगा तो इसका 3 मोल ये जाता, ये 1 होता तो ये 3 होता, और ये इतना क्या प्रोड्यूस हुआ 2x इसका प्रोड्यूस हुआ, पहले 0 था, 0 अगर ऐड करोगे इसमें तो 2x ही होगा। तो इस तरह से पार्शियल रिएक्शन को हम लोग लिख लेते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन होगा, हैंड रेज करो पहले, उसके बाद दूसरे न्यूमेरिकल्स हम लोग समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन को लिखते कैसे हैं। बोलते जाओ बेटा। सर रिएक्टेंट में हम लोग माइनस ले रहे हैं, -x -3x, लेकिन प्रोडक्ट में हम लोग +2x ले रहे हैं। चावल बनाए हो खाओगे तो घटेगा कि बढ़ेगा, जैसे 2 गिलास चावल बनाया, 1 गिलास खा गया, तो खर्चा हुआ कि चावल का संख्या बढ़ गया, खर्चा हो गया। तो कोई एक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद घटेगा ना, लिया था A तो x रिएक्ट कर गया तो ये तो घट ना जाएगा, माइनस ही ना होगा बच्चा, घटेगा तो माइनस होगा। 5 रुपया था, 2 रुपया खर्चा हो गया, मान लो चॉकलेट था, ये 1 चॉकलेट, ये 4 चॉकलेट था, ये 10 चॉकलेट था, 4 चॉकलेट में से 1 चॉकलेट खा गया तो घटेगा ना, इसका 20 चॉकलेट में से 3x चला गया तो क्या होगा, ये घटेगा, ये खर्चा हो रहा है,
ये आपस में रिएक्ट करता है तो कंज्यूम होता है, खत्म होता है, और ये बनता है, बनेगा। जैसे तुम्हारे पास चॉकलेट खाया, एनर्जी आ गया पूरा, तो एनर्जी डेवलप हो गया, प्रोडक्ट हुआ वो। तो रिएक्टेंट के लिए माइनस, प्रोडक्ट के लिए प्लस। समझ गया सर। हाँ वेरी गुड। सर चलो बोलो बेटा अगला क्वेश्चन। सर 2NH3 का प्रोडक्ट जीरो कैसे हुआ? शुरुआत में जीरो था बच्चे। शुरुआत टी इक्वल टू जीरो का मतलब शुरुआत में, टी इक्वल टू जीरो का मतलब शुरुआत में। तो शुरुआत में क्या लिए थे? प्रोडक्ट लिए थे। शुरुआत में तो रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट लेते हैं ना। शुरुआत में रिएक्शन होने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? ध्यान सुनो, रिएक्टेंट लेते, सब देखेगा। पहले ये बताओ, ये सब रहता है कंफ्यूजन, जनरल है बेटा सब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत में जब रिएक्शन शुरू ही हुआ था उसमें प्रोडक्ट तो नहीं बना था। दाल और चावल खाओगे तब ना एनर्जी मिलेगा। अब दाल और चावल को जस्ट टच ही किया, पेट में यहां पर मुंह में डाला ही कि एनर्जी मिलना शुरू हो गया? नहीं ना, थोड़ा अंदर जाएगा, मिलेगा, फिर एनर्जी आएगा। तो ये आपस में रिएक्ट करेगा तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। यानी टी इक्वल टू जीरो मतलब शुरुआत में। शुरुआत में सर इसके पहले वाला में डायरेक्ट लिख रहे थे क्योंकि वो कंप्लीट रिएक्शन था, तो वो भी डायरेक्ट नहीं लिख रहे थे, ये दोनों मिलकर खत्म हो जा रहा था और प्रोडक्ट बन रहा था। N2 अगर 1 मोल होता, इसका 3 मोल होता, ये 1 मोल जाता, ये 3 मोल होता, तो ये कितना बचता? ये खत्म हो जाता, ये खत्म हो जाता, और बनता क्या? प्रोडक्ट 2 मोल बनता। लेकिन ये खत्म होता, टी इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्ट जीरो था, और प्रोडक्ट जब ये खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट, तब प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर ना? तो ये शुरुआत में रिएक्टेंट रहता है, रिएक्टेंट, और बाद में प्रोडक्ट बनता है। शुरुआत में टी इक्वल टू जीरो पर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेगा और कुछ टाइम के बाद रिएक्शन होगा, तभी प्रोडक्ट में कन्वर्जन होगा, और जो बनेगा यहां लिखेंगे। तो टी इक्वल टू जीरो पर प्रोडक्ट नहीं था, जब रिएक्ट किया तो ये बना, ये घटेगा, ये बढ़ेगा, रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा, खत्म होगा, और प्रोडक्ट तुम्हारे पास बनता जाएगा। सीधी दाल और चावल वाली, ये दाल है, ये चावल है, ये खाओगे ये घटेगा, ये खाओगे ये घटेगा, और बनेगा क्या तुम्हारे पास? मसल्स पावर, एनर्जी, प्रोडक्ट हो गया। तो एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जाएगी, चावल खत्म होता जाएगा, दाल भी खत्म होता जाएगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा, फ्रिज में रखना पड़ेगा, और एनर्जी तुम्हारी बढ़ती जाएगी। ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करता है, उसका अमाउंट घटता है, प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ता है। तो रिएक्टेंट में माइनस लगा दिया और प्रोडक्ट में प्लस, प्रोडक्ट बन रहा है इसलिए प्लस। अभिषेक बोलो बेटा। ठीक है, चलो ये पार्शियल रिएक्शन तुमको लिखने आ गया। अब फटाफट, ऐसा नहीं है कि आप अब कर नहीं सकते, इसको बढ़िया से समझना तो जरूरी है। जिसको बढ़िया समझ में आ जाता है वही तो हर चीज कर पाता है। चलो, हमने क्या किया कि कोई एक केमिकल रिएक्शन ले लिया, एक और सिखा रहे हैं, एक और एग्जांपल लिया, CH4 ले लो, C2H4 वाला ले चुके हैं, थोड़ा चेंज करते हैं, CH4 मीथेन गैस है, और ऑक्सीजन के साथ इसका रिएक्शन हुआ, हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्ट बताया है, क्या होता है? CO2 गैस और H2O लिक्विड। ये पढ़ते पढ़ते तुमको नॉलेज हो गया। रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है, बिना बैलेंस किए क्वेश्चन को तो करते ही नहीं है। कार्बन का 1 एटम इधर, 1 एटम बैलेंस है, हाइड्रोजन का 4 एटम इधर, 2 एटम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 2 से। कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, अब जरा ऑक्सीजन काउंट करते, इधर 2, इधर कितना? 2 और 2 4, किससे गुना कर दे? 2 मोल। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मेरे हिसाब से पढ़ने सबको आ गया किसका? 1 मोल CH4 का 1 मोल यदि रिएक्ट करेगा तो उसके लिए O2 का 2 मोल की जरूरत पड़ेगी। इसका 1 मोल तो इसका 2 मोल, और ये रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा। यदि 1 मोल लिया है, 2 मोल, और कंप्लीट रिएक्शन यदि हुआ तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। बनेगा क्या? प्रोडक्ट CO2 का 1 मोल बनेगा और H2O का 2 मोल बनेगा। ये प्लस, ये बनने वाला और ये घटने वाला, ये खत्म होगा और बनेगा दोनों। तो T इक्वल टू जीरो, देखो T इक्वल टू जीरो लिखते हैं मतलब क्या? शुरुआत में। अब एकदम तुम लोग पंडित हो गए। T इक्वल टू जीरो का मतलब शुरुआत में। तो शुरुआत में सिर्फ क्या होता है? रिएक्टेंट सिर्फ होता है, प्रोडक्ट तो होता ही नहीं बच्चे। अब ये सर कितना मोल अपने से लेने, ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा। तो जैसे किसी का मन हुआ कि इसको T इक्वल टू जीरो पर क्वेश्चन में कोई, जैसे अभिषेक बोला कि सर हम 20 मोल लेकर के आते हैं, 20 मोल ले लिया, है कि नहीं?
और अजीत बोला कि इसका हम सर कुछ 50 मोल लेते हैं, 50 मोल ले रहे हैं सबका, T=0 पर इसका 20 मोल, इसका 50 मोल, कोई कितना भी ले सकता है। ये रेशियो 1:2 के रेशियो में ही होगा, ये कुछ जरूरी नहीं। 1:2 वाला यानी सिंपल रेशियो वाला कर चुके, अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ भी और ये कुछ भी, किसी का जो मन है उतना मोल लेकर के घर से आ गया, अब दोनों को मिला दिया। लेकिन प्रोडक्ट तो शुरुआत में नहीं था ना। अभिषेक और विवेक दोनों लेकर के कुछ मोल आया, आपस में मिला दिया। तो जब दोनों लाया था और एक जगह मिलाया, तो मिलाने के जस्ट मिलाते के साथ ही या जस्ट मिलाने के पहले प्रोडक्ट नहीं बना था, प्रोडक्ट नहीं बना था मतलब कितना था, 0 था और ये 0 था। अब ये रिएक्शन करेगा, कैसा रिएक्शन, पार्शियल रिएक्शन, 100% रिएक्शन नहीं, 100% रिएक्शन नहीं, पार्शियल रिएक्शन। अब जैसे इसमें से x गया, ऐसे करते हैं, जैसे हम लिख रहे थे वैसे लिखते हैं। देखो सब, इसमें से x खर्चा हुआ तो माइनस कर दिया, तो इसमें से कितना खर्चा होगा, बहुत बच्चा सोच लिया इसका x तो इसका 2x है कि नहीं, इसका x जाएगा तो इसका 2x जाएगा, और क्या, इसका y जाएगा तो इसका 2y, इसका z तो इसका 3z, इसका 5 तो इसका 5 दूना 10। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे x का वैल्यू इससे ज़्यादा, मतलब इससे ज़्यादा 20 में से 20 ही जा सकता है, उससे ज़्यादा जा नहीं सकता, ये भी ख्याल रखना है। निगेटिव तो बच नहीं सकता ना, मैक्सिमम क्या होगा, 100% रिएक्शन होगा। और ये CO2 बनेगा, कौन डिसाइड करेगा, दोनों में से कोई। 1 मोल देता है 1 मोल, 1 मोल देता है 1 मोल, तो x मोल कितना देगा, x मोल। सर ये प्लस लिखे कि नहीं, अगर कोई एक नंबर लिखा और माइनस नहीं लिखा तो ऑटोमेटिकली वो प्लस से, प्लस तुम लिखो या ना लिखो से कोई मतलब नहीं है। तो ये प्लस लिखो यहाँ पर या ना लिखो कोई मतलब नहीं, प्लस लिखेगा तो भी प्लस x और x लिखा तो भी प्लस x ही है। ये कितना 2x क्या बनेगा, मोल, ये बना, ये खत्म हुआ इतना और ये इतना खत्म हुआ, कंज्यूम हुआ। अंग्रेजी में कहते हैं कंज्यूम हुआ, अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्ट हुआ, हिंदी में कहते हैं खपत हुआ, अभिक्रिया किया। अब x क्या किया, इतना रिएक्ट कर गया। अब तुम स्मार्ट हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हैं, बच कितना, आफ्टर रिएक्शन जो बच जाता वो लिखते हैं। CH4 कितना बच गया, 20 - x। ये कितना बच गया, 50 - 2x, लिया था 50, रिएक्ट कर गया 2x, तो 50 - 2x, ये इतना बना, ये इतना बना, है कि नहीं। ये इतना रिएक्ट करके बच गया, ये रिएक्ट करके बच गया, ये इतना बना और इतना बना। यानी कुछ टाइम टी के बाद जब पार्शियल रिएक्शन हुआ तो हमारे पास कंटेनर में इसका इतना मोल था, इसका इतना मोल था, इसका इतना मोल बना, इसका इतना मोल बना, ये बच गया, ये बच गया। आइडेंटिफाई करने आया, ये x क्या रिएक्ट किया, रिएक्टेड, ये 2x क्या O2 का रिएक्टेड, x क्या प्रोड्यूस्ड मतलब बना, ये 2x क्या प्रोड्यूस्ड, दो प्रोडक्ट है, दोनों प्रोड्यूस होगा, है कि नहीं। 1:2 के रेशियो में प्रोड्यूस हुआ x, तो ये 2x। और ये अगर लिखना चाहे 20 - x तो क्या बच गया, अंग्रेजी में लेफ्ट अनरिएक्टेड, लेफ्ट अनरिएक्टेड, है कि नहीं। 50 - 2x लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी अब आपको लिखने आ गया। इसी को ए कह रहे थे, इसको बी कह रहे थे, पार्शियल रिएक्शन, इसको बोलते हैं पार्शियल रिएक्शन। अब इस पार्शियल रिएक्शन का इस्तेमाल कहां पर होगा, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट में ये पार्शियल रिएक्शन बढ़िया से इस्तेमाल होता है, वही तो हम लोग सीखने वाले हैं। लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट को समझना है तो इसका स्क्रीनशॉट लो या बाद में इसको आप नोट भी कर सकते हैं। देखो कहां पर इस्तेमाल होगा, पहले समझोगे कहां पर इस्तेमाल होगा। मान लो कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है और उसमें 2 रिएक्टेंट या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट है। सिंपलेस्ट केस में 2 रिएक्टेंट लेते हैं, मिटा देते हैं इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। जैसे मान लो कि ये 20 लिया और ये 50 लिया। एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए ना थोड़ा सा यहां से सीखते हैं। मान लो कि ये रिएक्शन कंप्लीट होने वाला है, जितना रिएक्ट कर सकता था रिएक्टेंट पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है, जैसे पहले जा रहे थे। तो इसका 1 मोल, इसका 2 मोल चाहिए, इसके 1 मोल CH4 के 1 मोल के लिए O2 का 2 मोल चाहिए।
तो 20 मोल के लिए O2 हमको कितना चाहिए? 40 मोल। ध्यान से देखो, 1 मोल के लिए 2 मोल, तो 20 मोल के लिए O2 हमको 40 मोल चाहिए था। ये कितना है? 50 मोल। ये अभिषेक लाया था और ये विवेक लाया था। अभिषेक 20 मोल और विवेक 50 मोल लाया था, लेकिन अभिषेक के 20 मोल के अनुसार O2 का 40 मोल ही रिक्वायर्ड था। इतना ही चाहिए था। चाहिए था का अंग्रेजी में क्या? रिक्वायर्ड था। लेकिन लिया गया कितना था? गिवन कितना था? 50 मोल। रिक्वायर्ड था 40, दिया हुआ था 50, तो ये 10 मोल इसके अनुसार तो ज्यादा हो गया ना। उल्टा अगर सोचें तो O2 के अनुसार ये कम पड़ गया। O2 के अनुसार ये कम पड़ गया। चलो उल्टा आप करके लिखते हैं। यहां देखो, ये 20 मोल था रिक्वायरमेंट, 1 मोल के लिए, 2 मोल तो 20 के लिए 40। मान लो कि विवेक 30 मोल ही लाया था, 30 ही मोल लाया था। अब इस 20 मोल के हिसाब से O2 जो रिक्वायर्ड था, 1 मोल, 2 मोल, 20 मोल के अनुसार 40 मोल रिक्वायर्ड था। ऐसे सोचो, इसके 1 मोल के लिए, इसका 2 मोल, तो 20 के लिए 40 चाहिए था। लेकिन विवेक ने जो लाया, ये विवेक लाया था, यानी कह दो गिवन था क्वेश्चन में कि 30 ही मोल है, चाहिए था 40, ये 30 है, तो कम न पड़ गया। इसके अनुसार ये कम पड़ गया, यानी एक रिएक्टेंट के अनुसार दूसरा वाला रिएक्टेंट रिएक्शन के लिए कम पड़ जाए, उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ये कम पड़ गया, ये जो 30 मोल लिया गया था रिक्वायरमेंट से कम पड़ गया। कम पड़ गया मतलब जितनी जरूरत थी उतना नहीं था, बल्कि उससे कम था। अगर ये 20 के अनुसार 40 होता तो जितनी जरूरत थी उतना ही था। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके पहले। 20 के लिए 40, जितना जरूरत है उतना ही है। लेकिन अगर 40 से कम है तो एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में दूसरा वाला कम पड़ गया। जो कम पड़ जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिट में है, कम में है, कम मात्रा में है, दूसरे के रिस्पेक्ट में कम मात्रा में। तो इस तरह वाला कंसेप्ट को, इस तरह वाला क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें, यही पढ़ने वाले हैं। जो कम पड़ जाता है ना उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यही हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं बच्चे, लिमिटिंग रिएजेंट। ऐसे सोचो, दाल बनाया 1 कटोरी, चावल बना दिया 2 कटोरी, तो 2 कटोरी चावल के लिए 1 कटोरी दाल की जरूरत थी। एग्जैक्ट जितनी जरूरत है उतना ही बनाया, खा लिया, खत्म हो गया दोनों। दूसरा दिन दाल बनाया 2 कटोरी और चावल भी 2 ही कटोरी। चावल के 2 कटोरी के लिए दाल हमको 1 ही कटोरी चाहिए था, लेकिन बना दिया 2 कटोरी। दाल क्या होगा? बच जाएगा। और दाल के अनुसार चावल क्या हो गया? कम पड़ गया। 2 कटोरी दाल के लिए 4 कटोरी हमको चावल चाहिए था, चावल हो गया कम। तो जो कम पड़ जाता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिक्वायरमेंट के अनुसार कम पड़ जाए उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट, शॉर्ट फॉर्म में एलआर। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, मैं फिर से समझाऊंगा, अभी क्वेश्चन नहीं पूछना है, स्क्रीनशॉट लो। खाली ये समझना है कि जो कम पड़ जाता है रिएक्शन में उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं फिर कह रहा हूं, बच्चा 2 साल तक पढ़ लेता है, टारगेट में आ गया, उसको फिर भी पता नहीं चलता है कि लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन हम कैसे करें। क्योंकि एलआर वाला, लिमिटिंग रिएजेंट वाला क्वेश्चन बहुत पूछता है स्टोइकियोमेट्री में, हर जगह उसका एप्लीकेशन आते रहता है और इंटरेस्टिंग भी है। बस चीज़ों को समझना है। दाल और चावल अगर समझ गया तो ये भी समझ में आ गया यार। किसी दिन दाल ज़्यादा बन गया, किसी दिन चावल, कुछ ना कुछ तो बच जाता है। कौन बचता है? जो एक्सेस में, और जो कम रहता है वो पेट में चला जाता है, कंज्यूम हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो ज़्यादा रहता है वो फ्रिज में जाता है। जैसे अभी हमने रोटी बनाई, रोटी ज़्यादा हो गया, सब्जी कम पड़ गई, सब्जी सारा पेट में, रोटी बच गया एक्सेस में, तो सब्जी हो गया लिमिटिंग रिएजेंट और रोटी हो गया एक्सेस। जो एक्सेस में है जाएगा फ्रिज में, सवेरे गर्म करके खाया जाएगा उसको। तो एक कॉन्सेप्ट सीख रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। शॉर्ट फॉर्म में इसको एलआर कहेंगे, एलआर, लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। बढ़िया से सीखना है। ये क्या होता है भाई? तो कुछ थ्योरेटिकल बातें जो अभी हमने
बोला उसको यहां पर लिख देते हैं। सर ये रिएजेंट और रिएक्टेंट सेम ही है, सिनोनिम समझ लो। जो रिएजेंट है वो रिएक्टेंट ही, रिएक्टेंट को रिएजेंट कह रहे हैं, सिनोनिम है। एक ही शब्द के बहुत सारे शब्द होते हैं, रिएजेंट रिएक्टेंट सेम ही है। द रिएक्टेंट which is present in a small amount than requirement स्मॉलर कहो, स्मॉलर अमाउंट देन रिक्वायरमेंट, जितनी जरूरत है उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब क्या? एलआर। एलआर हम घेर रहे हैं, घेर रहे हैं उसका मतलब कोई मतलब नहीं है, बस स्ट्रेस डालने के लिए उसको कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। घेर दिया मतलब उसको हमको ध्यान रखना है, उसी को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम पड़ जाए, जितना रिक्वायरमेंट था उसके अनुसार कम पड़ जाए उसको कहते हैं लिमिटिंग, और दूसरा वाला को एक्सेस, एक्सेस का मतलब क्या? ज्यादा, एक एक्सेस दूसरा लिमिटिंग रिएजेंट। फॉर दिस कॉन्सेप्ट यानी लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट टू बी वैलिड, मतलब ये कॉन्सेप्ट वैलिड है व्हेन मोर देन one reactants are present, है कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट तभी वैलिड है जबकि कम से कम दो रिएक्टेंट हो, यानी एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो कम से कम दो, दो हो, तीन हो, तभी ना बता पाएंगे कि किसके रिस्पेक्ट में कौन कम है और कोई ज्यादा है। कंपेयर होना चाहिए ना। एक गांव में अकेला कोई आदमी है, बोले कि इस गांव का सबसे ज्यादा अमीर आदमी है, तो बड़ा बेवकूफ है यार। अकेला ही आदमी वो कह रहा है कि सबसे अमीर आदमी है इस गांव का, तो सबसे ज्यादा गरीब भी क्या है? एक ही आदमी है, कंपेयर करने के लिए कम से कम दो आदमी चाहिए ना। तो इसी तरह से कौन कम है और कौन ज्यादा है, रोटी कम था कि दाल कम था, इसके लिए रोटी और दाल दोनों का होना जरूरी है ना। किसके रिस्पेक्ट में कौन कम है और कौन ज्यादा, इसके लिए कम से कम दो रिएक्टेंट का होना जरूरी है। सिर्फ एक ही अगर रिएक्टेंट है, किस केस में होगा? जब कोई जैसे कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट कर रहा है, अकेला ही रिएक्टेंट था, तो उस केस में लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं। कौन कम कौन ज्यादा, उसके लिए कम से कम दो का होना जरूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को वैलिड होने के लिए कम से कम दो रिएक्टेंट का होना जरूरी है कि नहीं? एलआर मतलब लिमिटिंग रिएजेंट इज रिएक्टेड कंप्लीटली, मतलब समझा? जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा रिएक्शन में कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, कंप्लीटली। अगर रिएक्शन को कंप्लीट होने दिया जाए तो जो लिमिटिंग कम वाला है पूरा का पूरा रिएक्ट कर जाएगा और जो एक्सेस वाला है वो बच जाएगा। सीधी सी बात है, दाल कम बनाया था और खाने टूट पड़े, चावल ज्यादा था, तो दाल क्या पेट में खत्म और चावल बच जाएगा। यानी जो लिमिटिंग एजेंट है पूरा रिएक्ट कर जाता है, पूरा कंज्यूम हो जाता है, खपत हो जाता है। कौन खपत हो रहा है? लिमिटिंग एजेंट। कौन था? जो काम पड़ गया। तो जितना खाओगे उसी से तो एनर्जी मिलेगी। पूरा दाल खा गया, पूरा दाल जितना खाया पूरा का पूरा एनर्जी तुम्हें मिलेगी। यानी जो लिमिटिंग रिएजेंट था वो रिएक्ट पूरा किया तो उसी के अनुसार हमें प्रोडक्ट भी मिलेगा। ये समझना लॉजिक है यार। एलआर इज रिएक्टेड कंप्लीटली एंड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अमाउंट मतलब कितना मास, कितना मोल, किसका? प्रोडक्ट का। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज डिसाइडेड बाय लिमिटिंग रिएजेंट। एक बार डिसाइड कर लिया कि ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन का बादशाह होता है, पूरा रिएक्शन को गवर्न करता है, चलाता है, वही चलाता है। 100% रिएक्ट करेगा तो 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। यानी प्रोडक्ट का कितना अमाउंट मिलेगा ये लिमिटिंग रिएजेंट ही तय करेगा। एक्सेस वाला तो कुछ बच जाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट जितना रिएक्ट करेगा, पूरा रिएक्ट कर रहा है तो पूरा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तीन बातें खास याद रखनी है। लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट कब वैलिड है? जबकि एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन होता है? जो रिएक्शन में दूसरे के रिस्पेक्ट में कम पड़ जाता है। सर 3 रिएक्टेंट हो
तो 3 के रिस्पेक्ट में कोई एक कम पड़ सकता है, 2 के रिस्पेक्ट में कोई एक कम पड़ गया, या फिर हो सकता है कि 2 रिएक्टेंट जो है वो तीसरे के रिस्पेक्ट में कम, यानी किसी किसी केस में 2 रिएक्टेंट, 2 लिमिटिंग रिएजेंट भी हो सकते हैं। 3 रिएक्टेंट है तो 2 एलआर भी हो सकता है। अगर 2 रिएक्टेंट है तो 1 एलआर होगा। क्या सर किसी रिएक्शन में 2 एलआर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, जिसमें कि 3 रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट का अमाउंट, एलआर कंप्लीटली रेट कर जाता है और प्रोडक्ट का अमाउंट जो है डिसाइड कौन करता है? लिमिटिंग रिएजेंट करता है। अब ये बात रह गई कि लिमिटिंग रिएजेंट हम डिसाइड कैसे करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोटा मोटी बात पता चल रहा है, बाकी तो न्यूमेरिकल से और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। है कि नहीं? क्या सीखा यहां पर? हम लोग सीखे कि लिमिटिंग रिएजेंट जो कम पड़ जाता है वो है, जो कम पड़ गया पूरा कंज्यूम होगा। प्रोडक्ट के बारे में वो लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करने वाला है। तो फिर पता कैसे चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? एक तो पढ़ करके आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के अनुसार पढ़ने आ गया, तो एक तो पढ़ करके पता चल जाएगा कि कोई कम है और कौन ज्यादा है। दूसरा एक और मेथड है जो कि यहां पर हम लिख रहे हैं, मेथड टू नो अबाउट एलआर। एलआर का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। इसका क्या मेथड है? तो इसके लिए एकदम सिंपल मेथड है, डिवाइड गिवन नंबर ऑफ मोल with respective stoichiometric coefficient. लिस्ट रेशियो, लिस्ट का मतलब सबसे कम, लिस्ट का मतलब मिनिमम, सबसे कम। लिस्ट रेशियो गिव्स एलआर। लिस्ट रेशियो गिव्स एलआर का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। क्या करा यहां समझते हैं। देखो जो रिएक्शन ले रहे थे वही लेते हैं ना। पहले N2 गैस लिया, H2 गैस लिया। रिएक्शन का बैलेंस होना बच्चे बहुत जरूरी है। रिएक्शन को बिना बैलेंस किए हुए नहीं करोगे, ये हम बहुत बार बोल चुके हैं। बिना बैलेंस किए हुए नहीं, पहले चेक कर लेंगे बैलेंस है नहीं तो ये बैलेंस दिया हुआ है। अब मान लो कि किसी का मोल दे दिया गया, क्वेश्चन देने वाले ने मोल तुम्हारे पास दे दिया। अभिषेक कहा कि सर इसका 10 मोल ले लीजिए, ठीक है भाई। कोई बोला H2 का, विवेक कहा कि इसका कुछ भी, जो भी मन है, घर से कुछ लाया, घर से कुछ ले आया, 24 मोल ले लीजिए, 24 मोल। अब ये अभिषेक लाया, ये विवेक लाया और दोनों को आपस में मिला दिया, और कोई एक पूरा रिएक्ट करने वाला और कोई बचने वाला है। इसमें कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? रेशियो में नहीं लाया, 1:3 के हिसाब से नहीं लाया, अपने अपने घर से ले आया। अब इसमें हमको तय करना है, पता करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। N2 और H2 के रिएक्टेंट में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है। एक बार ये पता चल गया तो बाकी सब काम हो जाता है। आज हम आपको एलआर कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। क्या करोगे बच्चे? रेशियो कैलकुलेट करोगे। ये रेशियो में क्या लोगे? ऊपर में नंबर ऑफ मोल, जो भी नंबर ऑफ मोल दिया हुआ है, गिवन नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट का, नीचे में डिवाइड करोगे रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिस्पेक्टिव का मतलब क्या? N2 का मोल लिया तो N2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करोगे। कितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1, तो रेशियो कितना आ गया? 10। 24 को डिवाइड कर दिया इसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जितना मोल लिया क्वेश्चन में दे देगा मोल, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड करो 3 से, कितना हुआ? 8। ये जो रेशियो आया, मोल डिवाइड बाय उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल डिवाइड बाय उसी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इन रेशियो में पता करो कि सबसे कम रेशियो कौन है। ये लिस्ट है, 10 और 8 में कौन छोटा? 8 छोटा। ये लिस्ट है, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा जो रेशियो होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो रिएक्टेंट होगा वही एलआर कहलाएगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट तुमको मिल गया, कौन? H2। और एक्सेस रिएक्टेंट मिल गया, कौन? दूसरा वाला, दूसरा वाला।
यानी कौन N2। ये तो रेशियो से पढ़ के भी बता सकते थे, इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, इसका 10 के लिए 30 चाहिए था, 1 के लिए 3, 10 के लिए 30 चाहिए था, है कितना 24, कम है तो जो कम होता है वो LR, जो ये एक्सेस है वो एक्सेस कर दिया। तो पढ़ के भी कर सकते हैं और रेशियो निकाल के फटाक से जिसका रेशियो कम आया। सर ऐसा अगर लेते कि ये 30 मोल लेते तो ये भी 10 आया था। रेशियो यदि बराबर हो जाए तो जितना चावल बना उसी के अनुसार दाल बनाया, कोई बचने वाला नहीं, उस केस में कोई भी LR नहीं है। यानी लिमिटिंग रिएजेंट में रेशियो इस तरह से निकालने पर बराबर आ जाए तो स्टोइकियोमेट्री रेशियो में ही अमाउंट को लिया गया। उस केस में ना तो कोई कम है ना तो कोई ज्यादा, जितनी जरूरत उतनी है। रेशियो डिफर करेगा तभी LR होगा। तो जो सबसे कम रेशियो उसको हम लोग कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। क्या सीखा? लिमिटिंग रिएजेंट वह होता है जो कि रिएक्शन में कम पड़ जाता है, रिक्वायरमेंट से दूसरे रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कम पड़ जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कम से कम 2 रिएक्शंस का होना जरूरी है। लिमिटिंग रिएजेंट के प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट पूरा रिएक्ट कर जाता है, प्रोडक्ट के बारे में डिसाइड करता है। कैसे करता है वो कल बताएंगे अगले क्लास में। पता कैसे करें? तो एक तो पढ़ करके कॉमन सेंस है, इसका 1 तो इसका 3, इसका 10 तो इसका 30 चाहिए था, है 24, कम पड़ गया, जो कम पड़ गया वो LR है। तरीका नंबर दूसरा, जितना मोल दिया उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, 10/1, 24/3, ये आया 8, ये आया 10। जो छोटा रेशियो है उसके करस्पॉन्डिंग LR हुआ और बड़ा वाला रेशियो वाला एक्सेस हुआ। सर ये 3 रिएक्टेंट रहता, अगले क्लास में बताएंगे कि 3 अगर हो तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी खाली LR बता रहे कि LR कौन है। अब LR से ही प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, जो कि अगले क्लास में हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो इसको पूरा बढ़िया से रिवाइज करके आओगे, हर एक चीज को बढ़िया से सुनो, हर कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल क्रिस्टल। पहले से जो तुमको डॉट होने वाला होता है वो हम बता देते हैं कि ये डॉट आपका हो सकता है। तो ठीक है बच्चे, इसको आप रिवाइज करके आएंगे। आज के लिए इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जम करके पढ़िए और कोई डाउट हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल डाउट को क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।